14th-15th सेंचुरी के आसपास कुछ यूरोपियन कंपनीज इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई भारत में, है ना। जिनमें से एक को पोर्तुगीज कहते हैं जो कि पुर्तगाल से आई, और एक को डच कहते हैं जो कि हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड से आई। एक को ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं जो ब्रिटेन से आई यानी कि इंग्लैंड से आई। एक को फ्रेंच कंपनी कहते हैं जो फ्रांस से आई, और एक डेन से आई, एक डेनमार्क से आई जिसे हम लोग डेन कंपनी के नाम से जानते हैं। ओके, इस तरह से कुछ यूरोपियन कंपनीज भारत में स्पाइस का ट्रेड करने के लिए भारत आई, है ना। शुरुआत में उनका जो गोल था वो भारत के साथ सिर्फ ट्रेड करना ही था, बट धीरे धीरे उन्होंने हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, और फाइनली पॉलिटिकल इंटरफेयर हुआ, और हमारे यहाँ के जो किंग थे, नवाब थे, उनकी कमजोरियों का फायदा उठा करके उनके साथ युद्ध किया, बैटल्स किए, और फाइनली हमारे लोगों को डिफीट किया, और वो हमारे यहाँ के सुप्रीम हो गए फाइनली। और लगभग हमारे यहाँ उन्होंने हम लोगों को 200 सालों तक कॉलोनी बनाया और 200 सालों तक हमारे ऊपर रूल किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो कुल मिलाकर के कुल 4-5 कंपनीज हमारे देश में आई हैं। एक का नाम क्या है? पोर्तुगीज। एक का नाम है डच। एक का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। एक का नाम क्या है? डेन कंपनी। एक का नाम है फ्रेंच। इस तरह से कुछ कंपनीज भारत में आई सिर्फ भारत के साथ ट्रेड करने के लिए, है ना। जिसमें जो पहली कंपनी भारत के साथ ट्रेड कर रही है उसका नाम है पोर्तुगीज कंपनी, राइट। इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड मैंने इन लोगों को समझाया था, तुम उस क्लास में प्रेजेंट नहीं थी। मैंने ये समझाया था कि ये लोग किस तरह से भारत में इंटर करते हैं, है ना, क्यों आते हैं, किन परिस्थितियों की वजह से। हाँ हाँ, नहीं रहने देना, ऐसे नहीं, नहीं रहने देना, नहीं कुछ खाएंगे, ठीक है। तो भारत में इस तरह की सारी कंपनीज आई, ठीक है ना। ये सारी कंपनीज जब भारत में एक साथ इंटर कर गई, सब जब साथ में आ गई, इन सभी के बीच में आपस में कंपटीशन हुआ, है ना, क्योंकि सबका एक मेन फोकस यही था कि इंडिया के साथ क्या करना है, ट्रेड करना है फाइनली। तो जब ये आपस में आप भारत में मिले आकर के सारे तो इनमें आपस में कंपटीशन हुआ, तो फाइनली सबके बीच में आपस में युद्ध हुए, और इन सब ये जितनी कंपनीज थी आपस में सभी के साथ युद्ध हुए, और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सभी लोगों को पराजित कर दिया, यानी कि डिफीट कर दिया, और फाइनली उसने अपना भारत में अपना एक एम्पायर बिल्ड किया, फाइनली उसको एस्टैब्लिश कर दिया, और इन सभी लोगों को भारत से बाहर कर दिया, और फाइनली रूल करने का काम किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो मैंने इनमें पहली जो कंपनी थी पोर्तुगीज, उसको कंप्लीट किया था 1498 में। एक ट्रेवलर है जिसका नाम है वास्को डिगामा, नाम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भारत की खोज की, जबकि उसने खोज वगैरह नहीं की थी, उसने सिर्फ सी रूट की खोज की थी और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो वास्को डिगामा भारत में एंटर करता है, और उसके बाद 2-3 लोग और आते हैं, नाम पता है क्या? नाम बताओ। हाँ, अल्मीडा, अल्बुकर्क एंड नीनूडी कुन्हा। इस तरह के 3 और पोर्तुगीज भारत में एंटर करते हैं। इनके द्वारा भारत में एक पुर्तगाली कंपनी को एस्टैब्लिश किया जाता है फाइनली, है ना। और इनके पास नेवी बहुत अच्छी हुआ करती थी, पुर्तगीज के पास में नेवी बहुत अच्छी हुआ करती थी, इसलिए इन लोगों ने पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम किया समुद्रों पर, यानी कि समुद्र पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। किसने? पोर्तुगीज ने। इसके कुछ समय के बाद कौन आए? डच आए। अब देखो क्यों आ रहे थे, मैंने शायद समझाया था तुम लोगों को कि डच भारत में क्यों एंटर कर रहे थे, क्यों आ रहे थे भारत में। क्या नाम है तुम्हारा? कल्पना। ये थोड़ा सा रफली मैप है इंडिया का, है ना। यहां पोर्तुगीज है, यहां स्पेन है, ओके, यहां पर फ्रांस है, ठीक है, ये कंडीशन है। और यहां के आसपास नीदरलैंड है जिसे हम लोग हॉलैंड कहते हैं,
क्या कहते हैं? हॉलैंड कहते हैं। पहले इसे हॉलैंड कहते थे, अब इसे नीदरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम, है ना। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो नीदरलैंड में ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, पता है आपको? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी तो है यहां पर, है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फर्स्ट इंडियन जो जज के रूप में काम कर रहे हैं उनका नाम है BN राव। क्या नाम है इनका? नाम सुना है? क्या नाम है पूरा? बेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम है? बेनेगल नरसिंह राव, ये इनका पूरा नाम है। इनका कुछ कंट्रीब्यूशन है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या काम है इनका? हाँ, क्या काम किया इन्होंने? बेनेगल नरसिंह राव जी का क्या रोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में? नाम सुना कि नहीं, इतना बताओ। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमारे यहाँ बिल्ड की गई थी उसके एडवाइजर हुआ करते थे। कौन? BN राव साहब, है ना। बहुत तो मतलब जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी अपने यहाँ संविधान को बनाने वाली, जो ड्राफ्टिंग कमेटी कमेटी थी, उसको बनाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है BN राव। BN राव ने सिर्फ हमारे ही संविधान को या हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने का काम नहीं किया, बल्कि इन्होंने बर्मा यानी कि जो आज का म्यांमार है उसको भी डिजाइन करने का काम इन्होंने ही किया है। किसने? BN राव साहब ने, ठीक है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां है? तो हॉलैंड, जिसका आज का नेम क्या है? नीदरलैंड, जिसकी कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम, है ना। तो नीदरलैंड में एक जगह है जिसका नाम है हेग। क्या नाम है? हेग। हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। मतलब ये समझो कि अगर तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसियों के बीच में लड़ाई हो जाए, मारपीट हो जाए, तो तुम लोग कहां जाओगे? कहां जाओगे दिव्या? दुबई चले जाओगे? अगर दो पड़ोसियों के बीच में मारकाट हो जाए, लड़ाई वगैरह हो जाए, तो वो लोग कहां जाएंगे? सेशन कोर्ट में जाएंगे ना हम लोग। और सेशन कोर्ट में मान लो तुम हार गए, फिर कहां जाओगे? कहां जाओगे? हाई कोर्ट में जाओगे ना। तो हाई कोर्ट में अगर हार गए तो कहां जाओगे? तब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए तो कहां जाएंगे? प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। और फिर वहां भी हार गए तो डेथ हो जाएगी तुम्हारी। फाइनली यही होगा, और क्या होगा? बात समझ आ रही ना। लेकिन अगर मान लो भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई उसका मामला कहां चलेगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। कहां चलेगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो कहां पर है? नीदरलैंड के हेग नामक प्लेस पर, है ना। दुनिया के कोई भी कंट्रीज हैं जिनमें आपस में कुछ विवाद होंगे, कुछ लड़ाइयां अगर होंगी, तो उन लोगों का मामला हमेशा कहां चलेगा? हेग में चलेगा, जो कि कहां पर है? नीदरलैंड में। क्लियर हुआ? डचों ये जैसे अपने हिंदुस्तान के लोग हैं तो उनको हिंदुस्तानी कहते हैं, ठीक उसी तरह से जो हॉलैंड के लोग थे उन्हें डच कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डच कहा जाता था, क्योंकि डच भारत में आए थे, तो इसलिए इसको डच कंपनी के नाम से। हाँ, डच लैंग्वेज भी। बट इस कंपनी को इन लोगों ने जो नाम दिया था वो नाम था VOC। क्या नाम था कंपनी का? VOC, यानी कि बेरिंगडे ओस्ट इंडिसे कंपनी। बता। हाँ, अभी। हाँ, एकदम यूनिवर्सिटी के पीछे आप जाओगे, अंदर घुसना पड़ेगा अंदर तक, काफी दूर तक जाना है। वहीं गार्ड होंगे, पूछ लेना उनसे, बता देंगे आपको, ठीक है। अब अभी जब हम लोग फ्री होंगे वहां से तो निकलवा के दे देंगे हम आपको, कॉलेज चलेंगे। डिपार्टमेंट तो खुला होगा, डिपार्टमेंट तो खुला होगा। समझ में आ रहा है? तो बेरिंगडे ओस्ट इंडिसे कंपनी, बेरिंगडे ओस्ट इन
हाँ 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 बोलो। गुड मॉर्निंग। पढ़ा रहे थे क्लास में। हाँ अभी फ्री होकर बता रहे हैं। भेज दो भी, आधे घंटे में फ्री हो रहे हैं। ठीक 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 ठीक। समझो इसको, जैसे हम लोग हिंदुस्तान में हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे, हिंदुस्तानी कहलाएंगे। ठीक उसी तरह से हॉलैंड के जो लोग थे उन्हें हम लोग डच के नाम से जानते थे। फाइनली इतना पता हुआ। और हॉलैंड का आज जो नाम है उसका नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड की जो कैपिटल है फाइनली उसका नाम है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड में एक जगह है जिसका नाम है हेग, जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया है। पहले जज के रूप में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो पहले जज के रूप में काम कर चुके हैं उनका नाम है BN राव साहब। बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है। हाँ क्या, हाँ वहां पर जज थे। ठीक है। BN राव साहब अपने यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, संविधान सभा बनाई गई थी, उसके एडवाइजर हुआ करते थे, सलाहकार हुआ करते थे। कौन? BN राव साहब। BN राव साहब ने ही अपने यहाँ की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, उसको डिजाइन करने का काम BN राव साहब ने किया था। BN राव साहब ने न सिर्फ भारत के संविधान को डिजाइन किया है, बल्कि बर्मा के संविधान यानी कि म्यांमार के संविधान को भी डिजाइन करने का काम किया है। किसने? BN राव साहब ने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो पहला व्यक्ति है जिसका मुकदमा लड़ा गया उसका नाम है BD सावरकर। अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो। BD सावरकर नाम सुना आपने? विनायक दामोदर सावरकर के नाम से उनको जाना जाता है। दुनिया के वो पहले व्यक्ति हैं जिन्हें एक ही जीवन में 2 बार आजीवन कारावास मिला हुआ है। लाइफ टाइम पनिशमेंट मिली उनको 2 टाइम्स एक ही जीवन में। ऐसा होने वाले, इस तरह की कंडीशन होने वाली या इस तरह का अपराध सिद्ध होने वाला पहला व्यक्ति है कौन? BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। महाराष्ट्र के थे, भारत। हाँ हाँ ये तो तुम्हारे संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 20 में लिखा है ऐसा कि एक दोष के लिए एक ही सजा। तब अपने यहाँ संविधान नहीं बना हुआ, तब हम लोग ब्रिटिश कंपनी के कंट्रोल में काम कर रहे थे। तो BD सावरकर भारत के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, है ना। उनको सजा दी गई थी कहाँ? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। जब BD सावरकर को समझाएंगे तब आपको समझाएंगे कि क्यों इस तरह की उनके साथ ये सजा दी गई। तो इसका डच वाले जो लोग थे वो कहाँ थे? हॉलैंड में। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पुर्तगीज लोग थे वो इसी वाले रूट से भारत के साथ ट्रेड करते और यहीं से सारा का सारा स्पाइस लेके कहां चले जाते हैं? पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन में। और यहां से लिस्बन से जो नीदरलैंड या हॉलैंड के जो डच लोग थे वो यहां से ये माल उठाते, यानी कि यहां का स्पाइस उठाते और पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में सर्व कर देते। इतनी बात समझ आई? मैंने साथ में ये भी बताया था कि जो पुर्तगाल की कंपनी थी, पुर्तगीज कंपनी जो थी, वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी क्योंकि वहां के राजा ने फाउंड किया था। तो इसका मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी कैसी होगी? गवर्नमेंट कंपनी होगी। तो कोई भी आप अगर ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है ना। प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी हो सकता है। तो मैंने बताया था कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती थी कि सारा का सारा जो जहाज था, जो शिप था, वो समुद्र में डूब जाता था, बहुत भारी लॉस हो जाता था। तो जो गवर्नर हुआ करते थे पुर्तगीज राजा के, वो लोग जब जाकर के बोलते थे कि सर बहुत लॉस हो गया है, प्रॉफिट मतलब कुछ आप इसको रिकवर करने के लिए कुछ पैसा या फंड प्रोवाइड कीजिए, तो राजा जो था वो मना कर देता था, बोल देता था उल्टी सीधी बातें कि हमने अपनी महारानी के लिए महल बना दिए या उनके लिए हार खरीद लिया, इस तरह की फालतू की बातें। तो अब गवर्नर कहां से इस तरह की चीजों को रिकवरी करता? तो अगर आपके पास बुलियंस नहीं है तो आप यहां तक क्या देंगे? फिर आपको स्पाइस मिलेगा नहीं यहां पर। और जब आपको स्पाइस यहां से मिला नहीं, फिर आप यहां क्या ड्रॉप करेंगे? कुछ मिला यहां भी नहीं हुआ। और फिर आपके ऊपर डिपेंड कौन है? डच लोग, है ना। अब ये भी रिसीव नहीं कर पा रहे थे, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कहां से जाएगा सामान? इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही थी हम लोगों को। नहीं आ रही थी? आ रही थी। अब इन लोगों को लगा कि हम लोग इनके ऊपर डिपेंड ना हो करके डायरेक्टली, जैसे ये लोग इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वैसा ही ट्रेड हम क्यों ना कर लें, है ना। डच लोगों ने सोचा कि जो ट्रेड ये कर रहे हैं, हम इनको बीच में मीडिएटर क्यों बनाएं, हम डायरेक्टली क्यों ना खुद ट्रेड कर लें। किसके साथ? इंडिया के साथ में। तो डच लोगों ने अपना एक ट्रेवलर भेजा जिसका नाम था तस्मान। क्या नाम है? तस्मान नाम का एक ट्रेवलर अपना भेजा। कहां? इंडिया साइड में। तस्मान यात्री, यात्री, है ना। तो तस्मान नाम का एक व्यक्ति था जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने 2 चीजों की डिस्कवरी की है। एक का नाम है तस्मानिया, नाम सुना है क्या? और एक का नाम है न्यूजीलैंड, ये सुना है क्या? ये 2 कंट्रीज हैं
दो कंट्रीज के नेम है, तस्मानिया और न्यूजीलैंड, दो कंट्रीज के नेम है। इन दोनों कंट्रीज को खोजने का काम किसने किया है? तस्मान ने। तुमसे पूछा जा सकता है कि तस्मान कहां का ट्रेवलर है, तो आप बताएंगे हॉलैंड, नीदरलैंड या डच ट्रेवलर है। कौन? हाँ, न्यूजीलैंड सुना है कि नहीं? गूगल करके देखो तस्मानिया है कि नहीं पहले। तंजानिया सुना है? वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तस्मानिया देखो है कि नहीं। मिला? तस्मानिया। मिला देवी जी? मिल गया। तो तस्मानिया और न्यूजीलैंड दोनों को खोज करने का काम जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम क्या है? तस्मान। और तस्मान कहां का ट्रेवलर है? डच ट्रेवलर है, जो कि हॉलैंड का है। क्लियर हुआ? बट इससे कोई विशेष प्रॉफिट नहीं हुआ किसको? डचों को, क्योंकि ये दो जगह की खोज कर देता, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, और वापस हॉलैंड वापस आ जाता है। क्लियर हुआ इतना? तो डचों को लगा कि इस तरह से काम चलेगा नहीं, हमें अपना एक व्यक्ति इधर साइड में भेजना चाहिए, इस वाले डायरेक्शन में भेजना चाहिए, क्योंकि हमें काम इधर ही करना है। तो उन लोगों ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था कार्नेलियन हाउटमैन। क्या नाम है? हाँ हाँ हाँ, तस्मान एक व्यक्ति है। हाँ, एक व्यक्ति है, उसी के नाम पर तस्मानिया हो गया, और उसी ने ही न्यूजीलैंड की खोज की। जैसे कोलंबस के बारे में कहा जाता है, कोलंबस एक नेम है किसी व्यक्ति का, वास्को डिगामा किसी व्यक्ति का नाम है। बात समझ में आ रही ना? तो वास्को डिगामा के बारे में नहीं कहा जाता कि उसने इंडिया की खोज की है ना। कोलंबस के बारे में कहा जाता है उसने अमेरिका की खोज की है, कहा जाता है ना। ठीक उसी तरह से एक डच ट्रैवलर है, एक व्यक्ति है तस्मान, उसने जब एक जगह की खोज की तो उसका नाम ही अपने नाम पर रख दिया, नाम रखा तस्मानिया। क्लियर हुआ? और उसने एक और कंट्री की खोज की जिसका नाम है न्यूजीलैंड। इन दोनों को खोज करने का जो क्रेडिट दिया जाता है किसको दिया जाता है? तस्मान को दिया जाता है। तो तस्मान के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि तस्मान क्या, कौन है? एक पौधे का नाम है, एक जानवर का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, या एक डच यात्री है? तो क्या है? एक डच यात्री है जिसने दो काम किया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज करने का काम। तो जब इससे कुछ विशेष प्रॉफिट नहीं हुआ किसको? डचों को, तो उन लोगों ने अपना एक आदमी भेजा जिसका नाम है कर्नेलियन हाउटमैन। क्या ना? हाँ हाँ, डचों की तरफ से आने वाला है पहला ट्रेवलर है। कहां? इंडिया की तरफ। क्लियर हुआ? एक व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति का नाम है कार्नेलियन हाउटमैन। क्लियर हुआ? कार्नेलियन हाउटमैन कहा जाता है। नोट्स दे देंगे हम आपको, कोई इशू नहीं है। ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, कोई इशू नहीं। कार्नेलियन हाउटमैन, ठीक है। ये पहला डच ट्रेवलर है जो इंडिया में आता है। कहां आता है? इंडिया में आएगा। तो ये आएगा तो इसी वाले रूट से ना, तो कोशिश करता है कि यहां पर रुके हैं मालाबार कोस्ट पे, बट यहां पर ऑलरेडी कौन से कर चुके हैं अपने आप को? पोर्तुगीज। पोर्तुगीज ने समझा कि हाउटमैन आ रहा है यहां पर, उन लोगों ने जबरदस्त तरीके से इसको मारा। किसको? हाउटमैन को। हाउटमैन जब बहुत बेचारा मार खाया तो यहां से भाग गया इधर, ये है इंडोनेशिया। कहां चला गया? इंडोनेशिया। इन लोगों ने यानी कि डचों ने अपनी जो कंपनी बनाई थी वो 1602 में बनाई थी। कब बनाई थी कंपनी अपनी? 1602 में लोगों ने अपनी कंपनी फाउंड की थी वीओसी के नाम से। बट इसमें राजा का कोई शेयर नहीं था, राजा का कोई इंटरफेयर नहीं था, सिर्फ राजा से परमिशन लेनी थी। कौन से राजा से परमिशन लेनी थी? डच राजा से, यानी कि हॉलैंड का जो राजा होगा उससे सिर्फ और सिर्फ परमिशन लेनी है, आपका शेयर नहीं लेना है। बट पोर्तुगीज के साथ में क्या प्रॉब्लम थी? कंपनी ही किसकी थी? राजा की। कंपनी ही किसकी थी? राजा की थी। बट यहां पर जो लोग थे ये खुद बिजनेसमैन थे, इन लोगों ने सिर्फ राजा से परमिशन मांगी है किस चीज को बनाने के लिए? वीओसी को बनाने के लिए। कहा कि हम लोग एक कंपनी बनाने जा रहे हैं जो ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में ट्रेड करेंगे, सिर्फ आप परमिशन दीजिए। तो हॉलैंड के राजा ने इस कंपनी को बनाने के लिए परमिशन दिया है। इन लोगों ने यानी कि यहाँ के जो बिजनेसमैन है उनमें से एक शेयर होल्डर है जॉन, जिसका नाम है हाउटमैन, ये भी शेयर होल्डर है। क्लियर हुआ? इन लोगों ने राजा से पैसा नहीं लिया है बल्कि अपना शेयर खुद लगाया है। सिर्फ राजा से परमिशन ली इन लोगों ने कि आप हमें परमिशन दीजिए ताकि हम अपनी एक कंपनी स्टैब्लिश कर सके। तो हॉलैंड के राजा ने डचों को, जो डच बिजनेसमैन थे, उन लोगों को सिर्फ परमिशन दिया है, ना कि शेयर लगाया है। इन लोगों ने अपनी एक कंपनी बनाई 10-20 लोगों ने मिलकर के, और अपनी एक शिप बनाई, और शिप के माध्यम से कार्नेलियन हाउटमैन को भेजा। कहां? इंडिया। पता तो करो कि ट्रेड करने की कंडीशन है या नहीं। एक साथ में सब के सब थोड़ी ना आ सकते हैं,
किसी एक व्यक्ति को भेजना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले इन लोगों ने किसको भेजा? कार्नेलियन हाउटमैन को भेजा। तो कार्नेलियन हाउटमैन जब आएगा तो इधर ही वाले रूट से आया, तो मालाबार कोस्ट पे पहुंचा, तो मालाबार कोस्ट। तस्मान के बारे में ये मेरी बात समझी नहीं। मैं तस्मान का नाम इसलिए बताया क्योंकि पीसीएस ने इस बार एक बार पूछ लिया सवाल कि तस्मान से रिलेट करता हुआ 4 ट्रेवलर के नाम दे दिए और 4 कंट्रीज के नाम दे दिए। मेरी बात को समझो, एक साथ में तस्मान है, एक साइड में, एक साथ में कोलंबस है, उसी के नीचे तीसरी जगह पर वास्को डी गामा है, चौथे में कोई और नाम है, और 4 कंट्रीज के नेम है, किसने किसकी खोज की। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब तक तुम्हें तस्मान नहीं पता होगा, अब तस्मान पता है ना कि तस्मान एक व्यक्ति है जो कहां का है? हॉलैंड का है। बात समझ आई? वास्को डी गामा कहां का है? पुर्तगाल का है। कोलंबस कहां का है? स्पेन का है। बात समझ में आ रही है? तो आप उनको एक दूसरे से रिलेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बस मामला इतना ही था कि तस्मान कैसा व्यक्ति है? एक डच व्यक्ति है, यानी कि हॉलैंड का आदमी है। उसने 2 शानदार काम किए थे, तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। डजंट मैटर, बस इतना ही मामला है इसका, है ना? कोई काम नहीं हुआ। जब इससे इन लोगों को, यानी कि डचों को, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तब उन लोगों ने अपने में से ही एक व्यक्ति जिसका नाम है कार्नेलियन हाउटमैन, जिसने खुद शेयर लगाया है किसमें? कंपनी को बनाने में। तो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा ये भाई, इसमें ये कंपनी है, इसमें आपका शेयर लगा हुआ है, तो आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे क्या? आप मान लो आपने अडानी का शेयर खरीद लिया, तो बढ़ रहा है या घट रहा होगा डेली, आपको इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी शेयर लगा हुआ है। तो अगर बढ़ेगा शेयर तो आपको इंटरेस्ट होगा। हर 10 सेकंड के बाद आप उठा करके देखेंगे बढ़ा कि घटा। बात समझ आ रही ना? ठीक उसी तरह से जो कार्नेलियन हाउटमैन था वो एक शानदार नेविगेटर था। नेविगेटर का मतलब है कि जहाजों को चलाने का शौकीन था। जैसे हम 4-5 लोग हैं, अब हम लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, है ना? कंपनी बहुत मतलब यहां बनाई, और उसको ट्रेड करना कि जैसे मान लो हम लोगों ने यहां बैठ के कंपनी बनाई और ट्रेड करना हम लोगों को यहां पर। हम 4 लोग हैं, चारों लोगों का शेयर लगा हुआ है 25% का। मेरी बात समझ आ रही? यानी कि जितना इंटरेस्ट तुम्हारा है उतना हमारा भी है। बट हम चारों में बेहतरीन जो नौका चलाने वाला, जो शिप चलाने वाला व्यक्ति है वो मैं हूं। तो तुम लोग क्या फोर्स करोगे? यार तुम्हें बहुत अच्छे से चलाना आता है, हम एक साथ में चलें, इससे क्या मतलब है? तुम चल जाकर के देख के आओ ना वहां की कंडीशन ठीक है कि नहीं। आओ हमको रिपोर्ट करो, अगर कंडीशन ठीक होगी तो फिर यहां से हम लोग प्लान करते हैं, फिर साथ में चलेंगे। तो किसको भेजा जाएगा? मुझे ही भेजा जाएगा ना आप लोगों के द्वारा। तो ठीक उसी तरह से कार्नेलियन हाउटमैन इस बीओसी कंपनी को बनाने में अपना एक शेयर लगा चुका है। तो सारे लोगों में जो सबसे बेहतरीन नेविगेटर था उसका नाम था कार्नेलियन हाउटमैन। तो लोगों ने इसको फोर्स किया कि एक बार जाकर के वहां की प्रेजेंट लोकेशन समझ के तो आओ कि सिचुएशन क्या है, हम लोग ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किसके साथ? इंडिया के साथ में। इसलिए कार्नेलियन हाउटमैन को हॉलैंड से इन लोगों ने इस वाले रूट से इधर भेजा। जब यहां पर भेजा तो यहां तो ऑलरेडी पोर्तुगीज है ना, तो पोर्तुगीज के लिए कार्नेलियन हाउटमैन कंप्लीटर है या नहीं है? कंप्लीटर है। तो ये लोग उसको आसानी से यहां पर पैर जमाने देंगे? नहीं जमाने देंगे, क्योंकि कंप्लीटर है। इन लोगों ने, यानी कि पोर्तुगीज लोग, क्योंकि उनके पास बेहतरीन नेवी थी, अपने पास पोर्तुगीज के पास ऑलरेडी बहुत बेहतरीन नेवी थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम एंड एक पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसके तहत इन लोगों ने पूरा का पूरा समुद्र पे मोनोपोली स्थापित कर ली थी। आपको यहां से अगर ट्रेड करना है, अगर अपनी शिप गुजारनी है, तो आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सारा बताया था ना आपको। समुद्र के पूरे स्वामी हो गए थे, मालिक हो गए थे, कौन? पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज के पास पावर बहुत ज्यादा आ गई थी। यहां से लेकर के यहां तक उन लोगों ने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था। यानी कि पूरा का पूरा जो कोस्ट आपको दिख रहा है, इलाका दिख रहा है, इस पर किसका मोनोपोली है? पोर्तुगीज का पूरा मोनोपोली है। इस वजह से जब यहां पर कार्नेलियन हाउटमैन यहां पर आता है, तो पोर्तुगीज के लोगों ने कार्नेलियन हाउटमैन को बहुत जबरदस्त तरीके से मारा। तो इसको लगा कि यहां तक तो आ ही गए कुछ, अब यहां तो टेक नहीं सकते, क्योंकि उसे कोरोमंडल कोस्ट के बारे में जानकारी नहीं थी, नहीं तो कोरोमंडल कोस्ट पे चला जाता। बात समझ आ रही? तो यहां से निकला सीधा कहां चला आया? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी अपने आप में स्पाइस लैंड था, वहां भी बहुत सारा मसाला होता था। तो उसने यहां से, इन लोगों ने कंपनी कब बनाई? 1602 में बनाई ना फाइनली। और फाइनली ये लोग यहां से शिफ्ट कर गए, यहां पहुंचे 1605 में इधर, और फिर यहां से इधर आ गए। भाई यहां आप रहोगे कुछ समय, आपने बनाया कितना? 1602 में आप यहां से इधर आए, यहां मारे गए, अब फिर आप कहां पहुंच गए? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में लोग लगभग 1605 तक रहे। कब तक रहे? 1605 तक। यहां से लोग ट्रेड करते रहे, और पोर्तुगीज से परमिशन लेते हुए, उनको टैक्स पे करते हुए यहां से ट्रेड करते रहे। बात समझ आ रही? यानी कि वो लोग इंडिया को छोड़ करके कहां से ट्रेड करने लगे? इंडोनेशिया से ट्रेड करने लगे।
तब तो कोई पुर्तगीज को प्रॉब्लम नहीं थी। पुर्तगालियों का कहना था कि अगर आप इस वाले रूट से जाना चाह रहे हैं, मान लो आप एक्सप्रेसवे से जाना चाह रहे हैं, चले जाओ, आप टोल टैक्स पे कर दो, कोई प्रॉब्लम है? कोई रोकेगा आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर आप इस वाले रूट से इधर जाना चाहते हैं तो पुर्तगालियों को टैक्स पे कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आपके यहां से हम ट्रेड कर नहीं रहे जहां पर आपका एरिया है। ये लोग ट्रेड कहां से कर रहे थे? इंडोनेशिया से। इस वजह से जब ये लोग यहां से ट्रेड करते हुए यहां जा रहे थे तब पुर्तगालियों को प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये लोग टैक्स पे कर रहे थे। किसको? पुर्तगालियों को। फाइनली इन लोगों को यहां पर रहते हुए यहां से इंफॉर्मेशन हुई कि इंडिया में एक कोस्ट नहीं है बल्कि दो कोस्ट है। एक का नाम है क्या? कोरोमंडल। दूसरे एक का नाम है मालाबार, दूसरे का नाम क्या है? कोरोमंडल। तो मालाबार में कौन है? पोर्तुगीज है। ये वाला एरिया तो बच ही रहा है ना पूरा का पूरा हमारा। इस पर कौन आए फिर? यहां से शिफ्ट करके कौन? डच। मेरी बात समझ में आ रही? अब यहां पर डच आ गए। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? तो यहां से इंडोनेशिया शिफ्ट करके कौन आया? यहां पर डच आए। फाइनली इतना समझ में आया कि नहीं? फिर से समझाऊं? अरे यहां जब आप किसी जगह पर रहोगे, अब आप एक बात बताओ, यहां से इंडिया के ज्यादा करीब हो, यहां से इंडिया के ज्यादा करीब हो? एक बात समझो खाली, यहां से आप इंडिया के करीब में हो ज्यादा, या यहां से आप इंडिया के करीब में? यहां से ज्यादा करीब में हो ना, ज्यादा नियर अबाउट में हो। तो जब आप किसी के नियर में रहते हैं तो वहां के लोकल एरिया की जानकारी हो जाती है कि नहीं हो जाती आपको धीरे धीरे? ठीक उसी तरह से जब 3-4 साल ये लोग यहां पर रुके, यहां से ट्रेड करते रहे, और फिर इसी रूट से तो होते हुए जा रहे हैं, इसी वाले रूट से होते हुए जा रहे थे। फिर धीरे धीरे लोगों को इंफॉर्मेशन हुई, धीरे धीरे जानकारी प्राप्त हुई 3-4 सालों में कि जो पुर्तगीज लोग हैं वो इंडिया के मालाबार कोस्ट पर अधिकार जमा के बैठे हैं, जबकि इंडिया का एक और कोस्ट है, एक और तट है जिसका नाम है कोरोमंडल। वो बिल्कुल फ्री है, स्पेस है वहां पर, वहां से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। वहां पर इनका मोनोपोली नहीं है, यहां पर इनका कोई राइट नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं है। इसलिए ये लोग इस वाले एरिया को छोड़ करके धीरे धीरे फिर किधर आ गए? इस वाले एरिया पर आए। तो आना तो इनको इंडिया ही था ना। इंडिया में क्यों नहीं आ पा रहे थे? क्योंकि पुर्तगाली इनको नहीं रहने देना चाह रहे थे, क्योंकि ये इनके एरिया में घुस रहे थे। लेकिन अब जब इधर आ जाएंगे तो पुर्तगाली क्या कर लेंगे? पुर्तगालियों का पूरा पावर थोड़ी ना पूरे इंडिया पर। आपका तो अधिकार सिर्फ इस वाले एरिया पर है, इस वाले एरिया पर तो है नहीं। इस वाले एरिया पर अब कौन आ गए? डच आ गए। बात समझ में आई? तो डचों ने एक लंबे टाइम तक यहां पर काम किया है ना, अपने मिंट स्थापित किए और मिंट से अपने क्वाइंस भी निकाले। इन लोगों ने ठीक ठाक काम किया। इन्होंने जो अपनी मिंट से जो क्वाइंस निकाले उनका नाम है पेगोडा। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि डचों के द्वारा जो जारी किए गए सिक्के थे उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है पेगोडा। क्लियर हुआ? ये लोग एक लंबे टाइम तक रहे भारत में, और इन लोगों ने इधर वाले एरिया पर, अभी इधर से देखना थोड़ा सा, यहां पुर्तगाली है, ये है मछलीपट्टनम और ये है पुलिकट। दो जगह का नाम है। एक का नाम क्या है? मछलीपट्टनम, और एक का नाम है पुलिकट। ये दो प्लेस हैं जिस पर पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम किसने किया है? डचों ने किया। एक का नाम है मछलीपट्टनम, एक का नाम है क्या है? पुलिकट। इन लोगों ने यहां पर अपनी फैक्ट्री बनाई। क्या बनाई? फैक्ट्री बना ली। किन लोगों ने? डचों ने। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पुर्तगीज ऑलरेडी बहुत पावर में थे, है ना। पुर्तगालियों के डर की वजह से डचों ने इंडिया के साथ में कभी भी स्पाइस ट्रेड किया ही नहीं, क्योंकि स्पाइस पर मोनोपोली किसकी बनी हुई है? पुर्तगालियों की। वो ट्रेड करने नहीं दे रहे थे। तो डचों को लगा कि जो स्पाइस का मामला है, जो स्पाइस का ट्रेड है, वो हम इंडोनेशिया से कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पाइस लैंड है। तो भारत के साथ किस चीज का ट्रेड करें? टेक्सटाइल का। किसका? टेक्सटाइल का। हाँ, टेक्सटाइल का ट्रेड करने का काम किसने किया? डचों ने किया। किसके साथ? भारत के साथ। बात में आ रही है? तो भारत के जो स्पाइस थे उनको इंटरनेशनल मार्केट में पहचान दिलाने का काम जिसने किया वो है पुर्तगीज। और भारत या इंडियन जो टेक्सटाइल है उसको इंटरनेशनल मार्केट में पहचान दिलाने का काम जिसने किया उनका नाम क्या है? डच। बात समझ आई? यानी कि जो इंडियन स्पाइस है उसको पूरी दुनिया को बताने वाले कौन है? पुर्तगीज। इंडियन टेक्सटाइल जो था उसको पूरी दुनिया को समझाने वाले कौन थे? वो डच थे। फाइनली समझ में आया? तो दोनों एक दूसरे, यहां पर पुर्तगीज हैं, यहां पर अब आ गए डच। तो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, है ना। दोनों के बीच में युद्ध होना फाइनल था। तो कुछ इंटरेस्ट इन दोनों को आपस में टकराए, और फाइनली 1759 में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ बेदरा।
बैटल ऑफ बेदरा होता है 1759 में। और ये बैटल ऑफ बेदरा होता किसके किसके बीच में है? तो पोर्तुगीज और डच के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? पोर्तुगीज और डच के बीच में होता है। और फाइनली जो पुर्तगाली थे उन्होंने डचों को फाइनली हराया और इनको भारत से बाहर कर दिया। बात समझ आई? यानी कि 1759 में जो पोर्तुगीज भारत में कोरोमंडल कोस्ट पर बने हुए थे, 1759 के बैटल ऑफ बेदरा की वजह से डच हार गए। किससे? पुर्तगालियों से। और फाइनली हमेशा हमेशा के लिए कहां पहुंच गए? नीदरलैंड। बात समझ में आ गई? वापस पहुंच गए अपने देश। फिर इन लोगों ने फिर हमारे यहाँ की जो पॉलिसी थी या पॉलिटिकल मैटर थे उनमें कभी इंटरफेयर करने की हिम्मत नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली ऑलरेडी बहुत पावर में थे और पुर्तगालियों की डर की वजह से फाइनली कहां चले गए लोग? हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड वापस चले गए। ये कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, या सॉरी डच कंपनी के लोग, यानी कि हॉलैंड के लोग। क्लियर? इनके बाद जो भारत में तीसरी कंपनी इंटर करती है भारत में, उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहां से आ रही होगी? ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट था ही पूरा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर बनेगी, यानी कि इंग्लैंड कहां पर है? लगभग लगभग यहां पर है। ब्रिटेन, ध्यान रखना कि पता करने की कोशिश करना, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूके, ये 3-4 नाम मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? है ना? हाँ, ये ध्यान रखना कि सभी का मतलब अलग अलग होता है, एक मतलब नहीं है। यूके होना अलग बात है, ग्रेट ब्रिटेन होना अलग बात है, ब्रिटेन होना अलग बात है, और इंग्लैंड होना अलग बात है। जैसे अपने यहाँ इंडिया होना अलग बात है, हिंदुस्तान होना अलग बात है ना? आर्यावर्त होना अलग बात है, जम्बू द्वीप होना अलग बात है। तुम्हें लगता होगा कि सब इंडिया के नाम है? नहीं। कहने के लिए, लेकिन जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं वो अलग अलग है। हिंदुस्तान अलग ज्योग्राफी को शो करता है। नहीं, मैं बता रहा हूं, जैसे आज हम लोग क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं, भारत भी कहते हैं, कभी कभी इसको हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, कभी कभी हम इसको आर्यावर्त भी कहते हैं, कभी कभी हम लोग इसको जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं ना इसको, कई सारे नेम है हमारे देश के। इंडिया भी है, भारत भी है, जम्बू द्वीप भी है, आर्यावर्त भी है, हिंदुस्तान भी है ना? जब इसको माइनर लेवल पर ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि सबके अलग अलग मतलब है। कहने के लिए सब सिनोनिम्स है इंडिया के, कि इंडिया इक्वल टू भारत, भारत इक्वल टू इंडिया, या हाँ, नाम अलग अलग है, लेकिन सबका जब आप ज्योग्राफी की कंडीशन देखेंगे अलग अलग मैटर निकल के आएगा। तो आपको लगेगा अच्छा आर्यावर्त बस इतने में है। जैसे मैं समझा दूं थोड़ा सा, जैसे आज के अकॉर्डिंग भारत अगर देखें तो भारत ये पूरा है, यानी कि भारत में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। ये भारत है या इंडिया है? क्लियर हुआ? जब आप आर्यावर्त समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्यावर्त बस इतना ही होता है, जबकि भारत को बताया जाता है भारत का नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त का मतलब क्या? ये वाला जो एरिया आपको इतना दिख रहा है नॉर्थ इंडिया वाला, इसी को हम लोग आर्यावर्त कहते हैं। और हिंदुस्तान को समझने की कोशिश करोगे तो हिंदुस्तान इतने वाले एरिया को रिप्रेजेंट करता है। फिर साउथ इंडिया भारत का पार्ट नहीं है क्या? है ना? मेरी बात समझ आ रही है? तो माइनर लेवल पर ऑब्जर्व करते हैं तो मतलब बदल जाते हैं। कहने के लिए खाली है कि ये सब इंडिया के ही नहीं। इस तरह से जो अगली कंपनी भारत में एंटर करती है उसका नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और जैसे अपने देश के अलग अलग नाम हैं, ठीक उसी तरह से ब्रिटेन के भी अलग अलग नाम है, लेकिन सबका नाम का मतलब अलग अलग है ना? ग्रेट ब्रिटेन होना अलग बात है, ब्रिटेन होना अलग बात है, इंग्लैंड होना अलग बात है, और यूके होना यानी कि यूनाइटेड किंगडम होना बिल्कुल अलग बात है। देखें क्या नाम है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने भारत पर 200 सालों तक रूल करने का काम किया है। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसको बताऊं इससे पहले कुछ बातें हम लोग बता रहे हैं आपको। आपको लगता है कि वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी आज इंडिया में है? आज प्रेजेंट टाइम इंडिया में है क्या ईस्ट इंडिया कंपनी? आज ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम्हें पता है ना बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के लोगों की है, इंग्लैंड के लोगों की है। एक कंपनी बनाई गई थी जिसने भारत के साथ ट्रेड करने का काम किया। बाद में हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हुए हमारे राजाओं को हराया और हमारे देश पर पूरी तरह से कैप्चर कर लिया और हमारे ऊपर 200 सालों तक इन लोगों ने रूल किया। किस कंपनी के माध्यम से? ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। जैसे
अडानी साहब हैं, मुकेश अंबानी साहब हैं, इनकी कंपनी का नाम है रिलायंस, है ना। अंबानी साहब की कंपनी का नाम क्या है? रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी अगर नेपाल में चली जाए तो भारत सरकार जा रही है, कंपनी जा रही है? कंपनी जा रही है ट्रेड करने के लिए। तो अगर रिलायंस कंपनी वहां पर जाकर के नेपाल के जो सिटीजन्स हैं उनके साथ गलत काम करे, उनका शोषण करें, उनको परेशान करें, तो ये मुकेश अंबानी की छवि को मतलब धूमिल करेगा या इंडियन गवर्नमेंट को? इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी इससे। क्यों? हाँ होगा, तो उनको तो कम होगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करने गए थे वहां पर। कहां पर? नेपाल में आप रिप्रेजेंट करने गए थे, क्योंकि आपको ये परमिशन दी किसने थी? इंडियन गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी थी। ठीक उसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत के साथ ट्रेड करेगी तो वहां के राजा ने इनको परमिशन दी होगी ना कि आप जाकर के इंडिया के साथ ट्रेड कीजिए। बात समझ में आई? आप समझो जरा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत पर रूल करने का काम किया जाता है, साथ में ट्रेड करने का काम किया जाता है। यह कंपनी बताया जाता है कि भारत से 1858 में वापस चली गई, यानी कि कंपनी वापस चली गई। जब हमारे यहां 1857 का रिवोल्ट हुआ तो बताया जाता है कि कंपनी का शासन खत्म हो गया और वहां की महारानी विक्टोरिया का शासन भारत में स्टार्ट हो गया, ऐसा बताया जाता है। जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस काम कर रही हो नेपाल में, वहां इन लोगों ने जबरदस्त तरीके का शोषण किया हो नेपाल के लोगों का, तो भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ना कि कंपनी को हटा करके अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर ले नेपाल में। बात समझ आई? ठीक ऐसी ही कंडीशन यहां पर हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में हमारे यहां ट्रेड करने आई थी, लेकिन इन लोगों ने यानी कि ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर जबरदस्त तरीके के अत्याचार किए, जिन अत्याचारों के बदले हम लोगों ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत जबरदस्त तरीके का रिवोल्ट कर दिया। बहुत तरीके से मारा, लेकिन हम लोग हार गए, क्योंकि हम यूनाइट नहीं थे, तो हम मारे गए। हमारे पास बेहतर प्लान नहीं थे अंग्रेजों को हराने के लिए, इसलिए हम 1857 के रिवोल्ट में हार गए। लेकिन विद्रोह तो किया हमने आपके खिलाफ। यह मैसेज पूरी दुनिया को गया कि ब्रिटिश के खिलाफ इंडियंस ने विद्रोह कर दिया है। तो वहां यानी कि ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसको लगा कि कंपनी भारत में सही ढंग से शासन नहीं कर पा रही है, इसलिए यहां के लोग कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं। आई बात समझ? तो ब्रिटेन का जो किंग था, ब्रिटेन का जो राजा था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि अब आपका शासन खत्म कर दिया जाता है, आपने इंडिया में जितना बड़ा इंपायर बनाया है वो पूरा का पूरा इंपायर अब संचालित करने का काम कौन करेंगे? अब हम खुद करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। अब कंपनी आपकी यहां से वापस जाएगी, रूल करने का काम कौन करेगा? अब ब्रिटिश किंग करेगा। बात समझ आई? यानी कि 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था भारत में वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। यानी कि कंपनी यहां से वापस चली गई, कहां? लंदन चली गई। क्लियर हुआ? ये घटना कब की है? 1858 की। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 से इंडिया से वापस कब चली गई? कहां चली गई? लंदन चली गई। यानी कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रेजेंट टाइम में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में वर्क कर रही है, जबकि चली गई थी। कैसे हुआ बता रहा हूं, आप लोग सर्च करो। यह घटना है लगभग 2000 के आसपास की, सन 2000 के आसपास की बात है। हमारे यहां बंबई और गुजरात के एक हीरा व्यापारी थे, आप लोग उनको सर्च करना भी पता चलेगा नाम। हीरा व्यापारी थे, हीरे का व्यापार करते थे, डायमंड का व्यापार करते थे। सन 2000 के आसपास की बात है। 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी 2000 तक लंदन में सड़ रही थी, ऐसे कोई काम नहीं था। बट ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनाई गई थी तो इसमें कम से कम 100 शेयर होल्डर थे। यानी कि जब कंपनी बनाई गई थी इसके 100 शेयर होल्डर्स थे, तब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी। लेकिन 1858 से लेकर 2000 तक इसकी जो वैल्यू थी वो खत्म हो गई थी, लेकिन कुछ शेयर होल्डर इनके जिंदा थे, मतलब दादा के परदादा ऐसे लोग जिंदा होंगे ना, इनके पीढ़ी में कुछ लोग जिंदा होंगे। तो सन 2000 तक ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में थी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, एकदम मिट्टी के भाव कह सकते हैं बेचने की अगर जरूरत पड़ती तो मिट्टी के भाव बिकती। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1858 में 100 शेयर होल्डर्स में से मात्र बचे थे 5 या 7 शेयर होल्डर, सिर्फ 5 से 7 शेयर होल्डर बचे थे। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। उन शेयर होल्डर्स को लगा कि अब इस कंपनी का कोई मतलब है नहीं, तो लंदन में इन लोगों ने यानी कि 5-7 शेयर होल्डर जो बचे हुए थे उन लोगों ने नीलामी की घोषणा कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी की। उन्होंने कहा कि हम अपना शेयर बेचने को रेडी हैं अगर कोई व्यक्ति खरीदना चाहे तो। अब एक ऐसी कंपनी थी जो 1858 से लंदन में 2000 तक सड़ रही थी, कोई वैल्यू नहीं थी, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अब उसके ही शेयर होल्डर बोल रहे हैं कि हम इस कंपनी के शेयर को बेचना चाह रहे हैं कंप्लीटली। बात समझ आई? भारत के ही एक हीरा व्यापारी है, नाम अभी बताता हूं आपको,
उनको, वो खुद लंदन में बिजनेस करने गए थे, उनको जब इस बारे में पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स अपना शेयर बेचना चाह रहे हैं, है ना, अपना शेयर बेचना चाह रहे हैं, उस आदमी ने 2000 ईस्वी में यह प्रयास करना स्टार्ट किया कि ये सारे के सारे शेयर हमको मिल जाएं। 5 शेयर होल्डर्स को उनको जितना उन्होंने पैसा मांगा उतना सारा पैसा दिया। बचे हुए कितने लोग? अब 2 लोग थे। उन लोगों को लगा कि ये जो व्यक्ति है ये किसी भी कीमत पर जाकर के शेयर को खरीदना चाहता है। उन लोगों को लगा इसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए, ज्यादा पैसा लेने की कोशिश करेंगे। वो सन 2000 से 2010 तक इन 2 शेयर होल्डर्स ने उस आदमी को, जो कि भारत का था, इंडियन था, उसको इन लोगों ने टहलाया, कल आओ परसों आओ, 10 साल तक टहलाया। 1 रुपए की चीज को इन लोगों ने 1 अरब रुपए में बेचा है उस आदमी को। फॉर एग्जाम्पल, 1 रुपए की चीज को 1 अरब रुपए में बेचा है। यानी कि ये जो 2 शेयर होल्डर्स थे, अपना दोनों शेयर बेचने में, यानी कि इनके दोनों के शेयर को खरीदने में उस इंडियंस को अपना घर गिरवी रखना पड़ा, अपनी पूरी फैक्ट्री बेचनी पड़ी, अपना घर गिरवी रखना पड़ा, तब जाकर के उनको शेयर का पैसा दिया। और फाइनली 2010 में उस इंडियंस ने इन दोनों शेयर होल्डर से शेयर वापस ले लिया, यानी कि खरीद लिया। और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक 2010 में एक इंडियन हो गया, एक इंडियन हो गया 2010 में। 2010 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्या की गई? प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस इंडियन की। उससे पूछा गया कि आप गुजरात के बिजनेसमैन हैं? हाँ हैं। मैंने सुना है कि गुजराती दिमाग से बहुत तेज होते हैं, वो ऐसा कोई डील नहीं करते, ऐसा कोई समझौता नहीं करते जिसमें उनको नुकसान हो। आप बताओ, 1 रुपए की चीज को आप 1 अरब रुपए में खरीद रहे हैं, आपका घर बिकने को रेडी है, आपकी पूरी कंपनी बिक चुकी है, क्या मिला आपको इसमें? एक सड़ी हुई कंपनी आपको मिली है, इससे ज्यादा आपको क्या मिला? उस आदमी ने कहा कि ये डील आपको बहुत महंगी लग रही है, लेकिन मुझे अभी भी ये डील बहुत सस्ती लग रही है। कैसे? उसने कहा, मैं अभी इंडिपेंडेंट हूं, मैं नीलाम नहीं हुआ हूं, मेरी फैमिली अभी भी इंडिपेंडेंट है, वो नीलाम नहीं हुई है। अगर इस कंपनी को खरीदने के लिए मुझे और अपने परिवार को बेचना भी पड़ता तो भी मैं इस कंपनी को खरीदता। हाँ, उसने कहा कि आप लोगों को अंदाजा नहीं है, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इस डील को करके मैं कितने प्रॉफिट में आया हूं। उसने कहा कि इस कंपनी ने हमारे देश को 200 सालों के लिए गुलाम बनाया था, हमारे ऊपर 200 सालों तक इस कंपनी ने राज किया था। आज मैंने दुनिया को यह मैसेज किया है कि इस कंपनी को खरीदने के लिए एक भारतीय इतना सक्षम हो चुका है कि तुम्हारी कंपनी खरीद सकता है। हाँ, आप गूगल करो, ईस्ट इंडिया कंपनी किसने खरीदी। संजीव मेहता मिल गए? पढ़ना इनकी स्टोरी, बड़ी शानदार है। कॉफी का ट्रेड कर रही है बेंगलुरु में, कंपनी है इस टाइम, लेकिन एक कॉफी पीने के लिए तुम्हें पूरी सैलरी देनी पड़ जाएगी, इतनी महंगी कॉफी है। क्या नाम है इनका? संजीव मेहता। कहां के व्यापारी हैं? कुछ आइडिया लगा? हाँ, मुंबई गुजरात पहले एक ही हुआ करते थे ना। कल्पना मिला? इस आदमी को अपना घर बेचना पड़ गया था। कहाँ नाम हो गया? तुम लोग तो जानते ही नहीं। डील देखो कब हुई है फाइनली, 2010 में हुई है क्या? लेकिन स्टार्ट कब से हुई थी? 2000 से। 10 साल लग गया था उस आदमी को मनाने में इन लोगों को, भैया दे दो दे दो। रोज उनके ऑफिस के चक्कर काटता था आदमी, सारा काम छोड़ करके अपना, रोज दौड़ाते थे वो ब्रिटिशर्स। हाँ, बहुत सारा काम कर रहे हैं लोग।
शेयर बढ़ गया इसके, बहुत बेहतरीन कंपनी हो गई। इसका पूरा नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी लिमिटेड। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी लिमिटेड। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आज भारत की कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी नहीं है, इंडियन कंपनी है आज। आगे बढ़ाऊं? हाँ। हम्म। लिखना है ना, अगर कहोगे तो हम नोट्स भी दे देंगे, अगर लिखना है तो लिखा दो। हाँ सर। सर आज हम लोगों की वो यूनिवर्सिटी में आरडीसी लगी हुई ना, तो वहां जा रहे हैं सर हम लोग। हम्म। सर 11 बजे से निकल रहे हैं। हाँ लिखा दें, हेडिंग डालो डच। मेरे पास है नोट्स। अगर कहोगे तो नोट्स दे देंगे, नहीं तो हम ऐसे दे देंगे अपना। लेकिन मेरा खुद खुद का बनाया हुआ है। हिंदी में किसको चाहिए? तुमको? तुमको इंग्लिश में चाहिए? दोनों को? तुमको हिंदी में? तुमको? ये देखो तुम्हारे लिए। हाँ चल जाएगा, तुम्हारा हिंदी वाला देख लो। हाँ हाँ शुरुआत से चल जाएगा। ठीक, देखो क्या नाम है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनली 1599 में स्टैब्लिश करने का काम किया गया। थोड़ा सा समझना, फिर बता रहा हूं, ठीक है? कब फाउंड करने का काम किया गया है? 1599 में। ओके। इस समय जो महारानी हुआ करती थी ब्रिटेन में, उनका नाम था महारानी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ। और भारत में इन्हीं के कंटेम्परेरी जो राजा हुआ करते थे, उनका नाम था अकबर महान। क्या नाम है? अकबर महान, द ग्रेट अकबर, है ना? इनका जो मैडम का टाइम है वो है 1508 से लेकर के 1603, ये इनका टाइम है। और इनका टेनियर है 1556 से लेकर के 1605, ये इनका टेनियर है, यानी कि कालखंड इनका। यानी कि जिस समय ब्रिटेन में महारानी हुआ करती कौन? एलिजाबेथ। उस समय इंडिया में राजा कौन है? अकबर। क्लियर हो? महारानी एलिजाबेथ ने अपनी पूरी लाइफ में कभी शादी नहीं की, यानी कि मैरिज नहीं हुआ, इसलिए इन्हें वर्जिन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप यूट्यूब पर सर्च करके देखेंगे तो इनके ऊपर एक बेहतरीन मूवी बनाई गई है इसी टाइटल के साथ, द वर्जिन क्वीन के नाम से महारानी एलिजाबेथ के ऊपर एक मूवी बनाई गई है। इन्हीं के टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी को फाउंड करने का काम किया गया है। अब जरा समझो। हाँ हाँ, वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है। हाँ, तो इनके फैमिली के कुछ लोग थे ना, इनकी फैमिली के लोग आगे बढ़ गए, भाई हुई। यहां से ये लोग फाइनली ट्रेड करने के लिए भारत आ रहे थे, है ना? यानी कि यहां पर महारानी कौन है? एलिजाबेथ। और यहां आगरा में राजा कौन है? अकबर। क्लियर हुआ? अब यहां के कुछ शेयर होल्डर्स थे, कुछ शेयर होल्डर्स थे, बिजनेसमैन थे लंदन के। उन लोगों को लगा कि यार इंडिया के साथ ट्रेड करके पोर्तुगीज और डच इतने ज्यादा रिच हो गए, तो हम लोग ऐसा काम क्यों ना करें? हम लोग भी रिच हो सकते हैं। किसके साथ ट्रेड करके? इंडिया के साथ ट्रेड करके। बात समझ आई? तो इन लोगों ने पता करने की कोशिश की, तो इनको पहले, क्योंकि ब्रिटिश बहुत चालाक आदमी थे, ये मार खाने वाला काम नहीं किए। पता किया तो यहां पर किसका? पोर्तुगीज। यहां पर किसका? तो डच। तो फिर जाना कहां है? तो यहां जाना है। बट यहां पर पावर किसकी चलती है? मुगल राजा की। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि ना तो यहां जा सकते हैं ब्रिटिश, ना यहां जा सकते हैं, यहां जा सकते हैं। और मैंने तुम लोगों को बताया था कि यहां से यहां आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? ऐसे तो आ नहीं सकते थे ना। क्यों नहीं आ सकते थे? क्योंकि इस्लामिक जो पावर थी, उन लोगों ने इस वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया था, कंडीशंस लगाई थी
कि धर्म परिवर्तित करो या गर्दन कटवा लो। तो इस वाले रास्ते से जाते नहीं जाते ना, पहले से रास्ता ब्लॉक था, इस वाले रास्ते से आप आ नहीं सकते। पुर्तगीज ऑलरेडी आपको मारेंगे समुद्र में, डच ऑलरेडी मारते हैं आपको, फिर आपको आना कहां था, गुजरात में। तो गुजरात में पावर किसकी चल रही है, मुगल बादशाह की। मुगल बादशाह कौन है, अकबर। मेरी बात समझ में आई। इन लोगों ने इस सारी चीजों को पता करने में बहुत लंबा टाइम लगाया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने, यानी कि 200 शेयर होल्डर थे इनके यहां, इन 200 बिजनेसमैन ने 1599 में मिलकर के एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। बट महारानी एलिजाबेथ की बिना परमिशन के आप इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इन लोगों ने महारानी एलिजाबेथ के चक्कर काटे ऑफिस के, मैडम परमिशन दे दीजिए, मैडम परमिशन दे ही नहीं रही थी, क्यों, घूस चाहिए थी। मैडम, ये लोग सोच रहे थे बिना घूस के काम चल जाए, तो मैडम बिना घूस के काम की नहीं। फाइनली इन लोगों को समझ में आ गया कि मैडम ऐसे नहीं मानेगी, तो टाइम हुआ 31 दिसंबर 1600, आ जाएगा ना, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर का टाइम चल रहा था, नहीं चल रहा है। महारानी खुश थी, उस दिन हैप्पी न्यू ईयर था। ये सभी के सभी कुछ शेयर होल्डर्स महारानी को रात में मिले, बढ़िया 2 सूटकेस लेकर के भरा। मैडम जी कुछ लाए थे आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर पे, क्या, देख लीजिए आप। अच्छा, मैंने बढ़िया, क्या क्या करना क्या है मैडम, बस इस पर साइन करना था एक, लाओ लाओ अभी कर देते हैं। मैडम ने तुरंत साइन कर दिए, 2 सूटकेस दे करके तुरंत साइन हुआ। फाइनली 31 दिसंबर 1600 को मैडम ने घूस लेकर के उस ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनली लीगल अथॉरिटी दे दी 15 सालों के लिए। कितनी, 15 सालों की ट्रेड मोनोपोली दे दी कि इंग्लैंड से तुम्हारे सिवा और कोई कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेगी। हाँ, नहीं, बहुत सारी चीजें हिडन होती है ना, नहीं बताई जाती हैं। तो ये तुम कैसे समझोगे। अब मान लो कंपनी बनाई 1599 में, बट परमिशन मिल रही 31 दिसंबर 1600 को, क्यों इतनी लेट हो रहा है भाई, कोई रीजन नहीं। साम्राज्य का निर्माण बिना धन के नहीं हुआ करते। अगर आपको साम्राज्य बनाना है, एम्पायर अपना बनाना है, बिना धन के संभव है। महारानी को साम्राज्य बनाना है अपना, इन पर कंट्रोल करना है। किसी को मारने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि उसको धन से कमजोर कर दो। किसी के साथ अगर दुश्मनी लेनी है, उसको बर्बाद करना है, तो उसकी मृत्यु कर दो, ये सॉल्यूशन नहीं है, उसको धन से बर्बाद कर दो। कभी पढ़ना अष्टदिक प्रबंधम, क्या है अष्टदिक प्रबंधम, किसी को बर्बाद करने के लिए 8 तरीके अपनाने चाहिए। मौत कारण नहीं है, पहले मौत तुरंत मार दो, दैट इज नॉट सोल्यूशन। ये सोल्यूशन ही नहीं है कि किसी को मार दो दुश्मनी खत्म, नहीं। किसी को बर्बाद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह होता है कि पहले उसको फाइनेंशियली करप्ट कर दो। नहीं, फाइनेंशियली करप्ट करो, वो अपने आप कमजोर हो जाएगा, दुश्मनी लेने बंद कर देगा। और किसी व्यक्ति का अगर स्टेटस पता करना हो तो उसकी दुश्मनी चेक करो, दोस्त कितने हैं इससे नहीं पता होता है, उसके दुश्मन चेक करो पहले। तुम्हारी औकात के बराबर ही तो तुम्हारे दुश्मन होंगे, जितनी तुम्हारी औकात होगी उतने बराबर के तुम्हारे दुश्मन होंगे। अब तुम्हारी औकात कुछ है तो तुम्हारी दुश्मनी किससे होगी, अंबानी से होगी। अब केजरीवाल है देखो, वो दुश्मनी किससे करता है, हमेशा सरकार के साथ दुश्मनी करता है। जब तक सरकार किसकी, कांग्रेस की, तब तक दुश्मनी किससे, कांग्रेस से। आज सरकार में कौन, मोदी, तो दुश्मनी किससे, मोदी से। तुम्हारी औकात बताता है कौन, तुम्हारा दुश्मन, वो स्टेटस सिंबल है तुम्हारे लिए। ठीक उसी तरह से आप इस बात को मान लीजिए कि आप अगर अपने साम्राज्य को बनाना चाहते हैं तो साम्राज्य बिना धन के संभव नहीं है। क्या बिना धन के संभव है, नहीं संभव है। महारानी पागल थोड़े है, जो राजा होता है वो समझदार होता है। हाँ, सीधा पैसा वाला खेल है। इस दुनिया में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनके पीछे एक ही कारण होता है, अर्थ, यानी कि धन। इतिहास में मैक्सिमम यानी कि 99% घटनाएं धन की वजह से हुई। सिर्फ एक इशू है, धन, और कोई कारण है क्या, कोई कारण नहीं, सिर्फ पैसा कारण है। आज नहीं लगे, आज नहीं लगे। कहने का मामला है कि हम आईएएस बनकर के सेवा करना चाह रहे हैं, सब फालतू बातें हैं। पावर होगी तो अपने आप पैसा आ जाएगा। शंकर जी हैं, उनमें पावर है, तो पार्वती आ गई उनके पास, कुबेर को 4 लपड़ मार के चल
घर बना मैडम को चाहिए। पावर है ना उस आदमी के पास। शमशान घाट से निकला आदमी शादी के मंडप में पहुंच रहा है, पार्वती समझती इस बात को, सब थोड़े समझते हैं कि कैसा आदमी है ये, कितनी पावर उस आदमी के पास। पूरे के पूरे 9 ग्रहों को हमारे सामने खड़ा करा कर नतमस्तक कराने की क्षमता इस आदमी में। तो आइए से पावर है उसके पास। तो जिसके पास पावर होगी पैसा अपने आप आ जाएगा। अब कुबेर बहुत बड़ा आदमी है, धनों का मालिक है, लेकिन पावर नहीं उसका आदमी के पास। पावर किसके पास है? शंकर जी के पास। इसलिए तो लंका बनवाई थी। लंका किसने बनवाई थी? तुम लोगों को कहानी पता है क्या? क्या पार्वती जी कैलाश पर्वत पर रहती थी शंकर जी के साथ। तो महिलाएं तो धन स्वर्ण की लालसा तो रहती है हमेशा। नहीं रहती है। तो मैं पार्वती जी को लगा कि ऐसे कैलाश पर्वत पर बर्फ के बीच में हमको आप रखते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक महल बनाइए आप हमारे लिए सोने का। सोने का महल बना दीजिए हमारे लिए। उनका ठीक है बना देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। कुबेर को मैसेज किया, कुबेर आ गए, बनाओ एक महल बनाओ मैडम के लिए। एक बेहतरीन महल बना। तो गृह प्रवेश नहीं होगा क्या? गृह प्रवेश भी होगा। तो रावण का जो पापा था वो पंडित था, उसको गृह प्रवेश के लिए पंडित के रूप में बुलाया गया था। तो जो रावण का पापा था यानी कि जो रावण की मम्मी होगी, तो वो भी तो महिला है, तो वो भी साथ में आई। तो उसको भी पता चला कि सोने का महल बना हुआ है। उसने पति से कहा कि हमें महल यही चाहिए, यही महल चाहिए, आना तो महल लेके आना। अब उस आदमी के पास बड़ा धर्म संकट आया। गृह प्रवेश की सारी रस्में वगैरह सब हो गई, पंडित जी को दक्षिणा देना था। शंकर जी ने पूछा क्या चाहिए? महाराज महल चाहिए था। बात समझ आया? वो पूरा का पूरा महल लेके गया, फिर वही तो लंका बनी। हाँ और क्या, तो वही तो लंका बनी। हाँ तो ब्राह्मण को मना कर नहीं सकते थे, ब्राह्मण आदमी था, तो पूरा का पूरा वही महल लंका बन गया, तो वही लंका बना। तो हाँ क्या? हाँ अरे मैंने एक दिन तुम लोगों को समझाया था कि जब तक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा नहीं तब तक वो चीजें मिथ होती हैं। एक अब अपने यहाँ ऐसा लोग मानते हैं तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम लोग इस तरह की कहानी को। क्या? नहीं ऐसा अभी तक तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में नहीं मिला है। अभी तो फिलहाल कहानी, फिलहाल स्टोरी है, इस तरह की भी कोई कहानी नहीं मिली, मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अभी तक का नहीं मिला। अगर इतना बड़ा महल मिला होता तो लंका चीन के साथ भीख थोड़े मांग रहा होता। हम्बन टोटा बंदरगाह उस आदमी ने अपना 99 साल के लिए लीज पे दिया हुआ है, उसकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी हैक करके बैठा है चीन। अपना पूरा का पूरा उसको पोर्ट देना पड़ा है चाइना को। चाइना अपनी पूरी आर्मी उतार सकता है वहां पर, यानी कि श्रीलंका के घर में घुसा हुआ अपनी पूरी आर्मी के साथ में। कौन? चीन। क्यों? क्योंकि तुम कमजोर हो, वहां पर पैसा नहीं है, उसने तुमको लोन दिया हुआ है चीन ने। श्रीलंका पूरी तरह से करप्ट हुआ। अभी देखो कब्जा कर लिया था राष्ट्रपति के महल पे, हुआ था बवाल की नहीं? राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में आम आदमी घूम रहा है, पूरा का पूरा महल कब्जा कर लिया था आम आदमी ने। पूरा करप्ट हो गए थे ना लोग। अगर आप इतने अगर आपके पास इतना बड़ा महल है, इतना आप रिच हैं, सोने की खदानें मिल रही है नहीं मिल रही है? तो अगर वो महल होता तो मिलता, लेकिन आज तक तो मिला नहीं। वो लोकेट भी की जा चुकी है वो जगह, श्रीलंका में अभी तक नहीं मिला वो महल। मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं मानेंगे।